नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है केपीएस गिल की, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पंजाब में आतंकवाद को उन्होंने कैसे खत्म किया, यह आप सभी जानते हैं। पंजाब के उस आतंकवाद को जिसे पारामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी भी खत्म नहीं कर पा रही थी, केपीएस गिल ने उनका सफाया कर दिया। तो देखिए, केपीएस गिल इस तरीके से देश के सुपर कॉप बने कैसे, जिनका उदाहरण आज भी दिया जाता है। हम पूरी कहानी कह रहे हैं और आज केपीएस गिल सीरीज की 9वीं कहानी है, स्टोरी नंबर 9 है। इसका मतलब यह है कि आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 368 है और यह श्रृंखला शुरू हुई एपिसोड नंबर 360 से। तो देखिए, केपीएस गिल आपको पता है कि 1958 में आईपीएस बने, असम मेघालय कैडर के, मतलब आजादी के 11 साल बाद, या यूं कहने की 11वें साल में। तो केपीएस गिल ने बहुत जल्दी महसूस कर लिया था कि आजादी के बाद जो भारत की पुलिस है और उसमें जो थाना है, वहां बहुत भ्रष्टाचार पनपने लगा है। ये थाना वाले ऐसे होते जा रहे हैं कि उन्हें किसी अपराध का इंतजार होता है या किसी ऐसे मुकदमे का इंतजार होता है या मुकदमा गढ़ा जाता है जिसमें ये भ्रष्टाचार से धन उगाही कर सके। तो केपीएस गिल को यह बात कतई मंजूर नहीं थी। केपीएस गिल अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे और जहां पहुंचते थे वे पहले अपने अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारियों को समझाते थे कि देखो, मेरे रहते तो ये सब नहीं चलेगा। तो आज की कहानी हम तब की कह रहे हैं केपीएस गिल की, जब वे असम मेघालय कैडर में दूसरी बार किसी जिले के एसपी बने थे। जून 1965 में जब वे माउंट आबू से लौटे स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त कर, तो उन्हें असम के दरांग जिले का एसपी बनाया गया था। तो केपीएस गिल का संस्मरण है। मैं जब कहानी सर्च कर रहा था कि वे जब दरांग के एसपी बने, तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो था वो तेजपुर में था और जो दरांग के एसपी का बंगला था, सरकारी कोठी थी, वह ओल्ड स्टाइल बंगला था, मतलब ब्रिटिश हुकूमत में, ब्रिटिश इंडिया में ही बना था। तो जब वे पहुंचे, उन्होंने जल्द ही पदभार ग्रहण कर लिया था। उन्होंने यह महसूस किया, उन्होंने यह देखा कि इस बंगले के भीतर ही एक रेजिडेंशियल ऑफिस भी है और वहां एक मेज पड़ी है, बहुत पुराना डेस्क है जिसे लगता है कि कई सालों से खोला नहीं गया है। तो केपीएस गिल को कौतूहल हुआ कि आखिर इस डेस्क में क्या है। जो वहां कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि आज़ादी के पहले का यह डेस्क है और आज़ादी के बाद जितने पुलिस पदाधिकारी आए हैं उन्होंने इसे खोलने की कोशिश नहीं की है। तो डेस्क उन्होंने खोलने की कोशिश की, जो उसमें ड्रॉर्स थे। तो पहली कोशिश में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन केपीएस गिल जिद्दी थे। आखिरकार उन्होंने उस मेज को खोला और उन्होंने उस मेज के भीतर एक पत्र पाया। एक लेटर था जो हैंड रिटन था, काफी पुराना। और केपीएस गिल याद करते हैं कि शायद आज़ादी से मतलब 1947 से 4-5 साल पहले का या 3-4 साल पहले का। तो ये जो हैंड रिटन लेटर था वह एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब आईजी साहब ने लिखा था एसपी को, तब ब्रिटिश एसपी कहलाते थे। और आईजी साहब इस हैंड रिटन लेटर में अपने हाथ से एसपी साहब पर खपाते। वे एसपी को कह रहे हैं कि देखिए, जो पुलिस की स्ट्राइक हुई थी आपके इलाके में गोपालपारा में, उसमें आपने पुलिस स्ट्राइक को ठीक से हैंडल नहीं किया और आपके इस काम काज से मैं बहुत ही नाखुश हूं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगले कुछ महीनों में हम आपका ट्रांसफर करा देंगे। तो देखिए, केपीएस गिल कहते हैं कि जो पहले के पुलिस पदाधिकारी थे, मैं ब्रिटिश हुकूमत की ही बात करता हूं, तो उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स को सच कहने की ताकत होती थी। तो इसका फायदा हमने आगे लिया और मैंने अपने भीतर यह ग्रहण किया कि जब हम कहेंगे तो सच कहेंगे। केपीएस गिल इसी प्रसंग में एक और किस्सा सुना देते हैं। जब वे डायरेक्टर जनरल पंजाब में थे,
तो कहते हैं कि देखिए मुझे एक बार मौका मिला। कहां कहां कैसे कैसे सिस्टम बिगड़ा है यह भी आप समझेंगे केपीएस गिल की कहानी से कि पुलिसिंग खराब कैसे हुई। तो केपीएस गिल कहते हैं कि वे पंजाब में डीजी थे। एक दफे उन्हें जाना था सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, और सहारनपुर जाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया था। सहारनपुर में वे लैंड किए। तो सहारनपुर में एसपी जो थे उनकी कार से वे रवाना हुए। रात को मेरठ के डीआईजी ने उन्हें डिनर पर बुलाया था, तो उन्होंने डीआईजी के यहां डिनर लिया। लेकिन उन्होंने एक बात महसूस की बड़ी संजीदगी के साथ कि जो पुलिस ऑफिसर की कार थी, जो एसपी साहब की कार थी या डीआईजी साहब से बातचीत से जो निष्कर्ष निकला, उन्होंने यह देखा था कि एसपी साहब की कार में लगेज बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो मैंने पूछा कि यह लगेज आपकी कार में क्यों भरे पड़े हैं? तो मालूम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में उस दौरान जितने भी पुलिस पदाधिकारी थे उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता था कि उनका तबादला किस वक्त कर दिया जाएगा। इसलिए जब वे जहां तैनात होते थे तो अपना उतना ही सामान खोलते थे और कोठी बंगला में रखते थे जितने सामान की बहुत सख्त जरूरत थी। बाकी सामान को वो अनपैक करते ही नहीं थे। तो पुलिसिंग कैसे खराब हुई है एक उदाहरण बता रहे हैं केपीएस गिल। और केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए मैंने जब पंजाब को ठीक करने का जिम्मा लिया था तो मुझे ये सारे अनुभव काम आए। वे कहते हैं कि देखिए मैं जब दरांग में एसपी था 1965 में, 1962 में इंडिया ने युद्ध लड़ा था, हालात कितने खराब थे आप समझ सकते हैं। तो सरकार का यह फैसला था कि जो सिविल पुलिस है वह आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आर्मी के साथ सिविल मतलब आम नागरिक को एक दूसरे को दोस्त बनाकर रखेगी। तो मैं दरांग में आर्मी पर्सन से मिलता रहा, उनके कैंप पर जाता रहा। केपीएस गिल याद करते हैं कि उनके कॉर्प्स कमांडर आर्मी के तब मिस्टर एमएम खन्ना थे, और ये जो एमएम खन्ना थे वे उनके फादर इन लॉ के साथ पहले काम कर चुके थे। तो मैं जाने लगा आर्मी सेंटर पर और मैंने वहां जो ब्रिगेडियर थे उनके साथ शतरंज खेलना शुरू किया, शतरंज की बिसात बिछानी शुरू की। केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए मैं ब्रिगेडियर के साथ शतरंज की बिसात में हमेशा जीत जाता था, लेकिन जब मैं व्हिस्की गटक लेता था तब मैं ब्लैक नाइट ब्रांड की एक व्हिस्की पीता था, और जब इसका रंग दिखने लगता था तो निश्चित रूप से मैं हार जाता था। तो मुझे इस बात का भी एहसास हो गया था कि मुझे कब कितना पीना है, कब कितना नहीं पीना है। देखिए केपीएस गिल की इस बात से आप समझेंगे कि केपीएस गिल अपनी निजी जिंदगी की किसी बात को भी नहीं छुपाते हैं। हालांकि उनके इस शौक को लेकर बाद में एक बहुत बड़ा बाबेला हुआ है, जो आगे की कहानी में जब हम आएंगे तो वह भी सुनाएंगे कि कैसे एक आईएएस महिला पदाधिकारी ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे और उसके बाद उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा था। खैर, तो केपीएस गिल कहते हैं कि जब मैं आर्मी पर्सन्स के साथ मिल रहा था, उनके कमांडर और उनके ब्रिगेडियर के साथ, तो हमने कई चीजें सीखी। जैसे हमने जाना कि सेना का मनोविज्ञान क्या है, वह कौन सी साइकोलॉजी है जो आर्मी के भीतर भरी होती है। मैंने जाना कि आर्मी किन चीजों से मोटिवेट होती है और किन चीजों से डिस्करेज होती है, हतोत्साहित होती है। मैंने यह जाना उनके साथ रहकर कि कैसे वे किसी ऑपरेशन को प्लान करते हैं और कैसे प्लान के बाद उसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये जो तजुर्बा हमने जाना था वह पंजाब में काम आया। और केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मैं सदैव सख्त रहा। जो नीचे की पुलिसिंग है वहां जो गड़बड़ी थी वह हमने महसूस की थी। और केपीएस गिल को इस बात का भी संस्मरण है कि जब वे पूर्ववर्ती जिले में एसपी थे तो एक थानेदार था, एसएचओ था, उसके बारे में मुझे शिकायत मिली थी और मैंने उसे वार्न किया था कि तुम सुधर जाओ, लेकिन वह सुधरा नहीं था। तो देखिए केपीएस गिल अपने अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारियों को किस तरीके से सजा दिलाते थे, आज की इस कहानी में आप जानेंगे। आज क्या होता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है, और जब सस्पेंड किए जाते हैं लोग तो सरकार के ही आधे पैसे से मुकदमा भी लड़ते हैं। खैर, तो केपीएस गिल कहते हैं कि जब मैंने एसएचओ को बान किया और उसके बाद भी वह नहीं सुधरा था तो मैंने एक जाल बिछाया और
उस जाल में एसएचओ ट्रैप हो गया, पकड़ा गया। तो मैंने कहा कि देखिए, और किसी मामले का स्पीडी ट्रायल हो न हो, इस मामले का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि यह संदेशा पब्लिक के भीतर जाना है कि जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं वे भी नहीं बख्शे जाते हैं। तो केपीएस गिल कहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हुआ उस जमाने में, और उस थानेदार को, उस भ्रष्ट थानेदार को 2 साल की सजा सुनाई गई, वह जेल में कैद हो गया। यह दूसरी बात है, दुखदाई भी है, कि वह जेल में सजा काटने के दौरान ही मर भी गया। खैर, तो ये एक भ्रष्टाचारी की मौत थी जो सजा याफ्ता हो चुका था। तो केपीएस गिल भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों को वहां तक सबक सिखाते थे। देखिए, केपीएस गिल दरांग का एक और स्मरण सुनाते हैं। कहते हैं, एक सुबह की बात है, मैं देर रात को गश्ती से लौटा था, अभी नींद खुली भी नहीं थी। देखिए, जब यह कहानी आप सुनेंगे तो आप केपीएस गिल और दूसरे आईपीएस पदाधिकारी का फर्क जानेंगे। तो केपीएस गिल कहते हैं कि मैं सोया ही हुआ था, तभी 2 परेशान लोग मुझसे मिलने पहुंचे। मेरा अर्दली मुझे जगाने आ गया और कहा कि 2 लोग आए हैं, बहुत परेशान हैं, आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, उन्हें रोको, मैं मिलता हूं। केपीएस गिल कहते हैं कि मैं उनसे मिला। उनके पास एक एप्लीकेशन था जो उस जमाने में टाइप किया हुआ था। उस एप्लीकेशन को मैंने पढ़ा तो मुझे यह बात समझ में आ गई कि यह एप्लीकेशन जो है किसी वकील ने, लॉयर ने टाइप किया है। मुझे एप्लीकेशन पढ़कर यह भी लगा कि कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है, यह पुलिस के खिलाफ थी। फिर भी जब हमने उन दोनों लोगों से बातचीत की तो मुझे यह लगा कि ये दोनों जो हैं सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं और ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो हमने फिर उनसे पूरी बातचीत की। उन्होंने बताया कि मुझे थाना वाले परेशान कर रहे हैं, मेरे गांव के दुश्मनों ने मेरे खिलाफ एफआईआर करा दिया है। इसके बाद थाना पुलिस ने बगैर जांचे परखे मेरे खिलाफ वारंट जारी करवा दिया और अब उसी वारंट के आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो उन युवकों ने कहा कि हम आपसे पहले ही मिलना चाहते थे, इस शिकायत को लेकर आना चाहते थे, लेकिन थोड़ा वक्त लग गया। रात को ही 2 पुलिस वाले मेरे गांव आए और वारंट दिखाकर मुझसे नाजायज उगाही की है। नाजायज उगाही कितने की? देखिए, 1965 की बात है। तो नाजायज उगाही हुई थी 1200 रुपए की, 1200 रुपीज की। तो 1200 रुपए की राशि भी उस जमाने में बहुत बड़ी राशि होती थी। तो केपीएस गिल को लगा कि यह तो बहुत गलत बात है और उनके क्षेत्राधिकार में जो थाना है वे ऐसा काम कर रहे हैं। तो केपीएस गिल ने कहा कि रुकिए, मैं इसकी तुरंत जांच कराता हूं, आपके साथ चलता हूं। केपीएस गिल को इस बात का संस्मरण है कि उस जमाने में उनके पास एक स्टेशन वैगन टाइप की कार थी या रखा करते थे। तो यह जो कार थी या जो भी आप गाड़ी कह लें, वह गाड़ी सामान्य तौर पर सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन केपीएस गिल जब उन्हें किसी सीक्रेट मिशन पर जाना होता था तो वे इसी गाड़ी में सवार हो जाते थे और ऐसी अन्य गाड़ियों की व्यवस्था भी करते थे ताकि जब वे गाड़ी के भीतर हों तो बाहर से कोई देखे नहीं और वे वहां तक पहुंच जाएं जहां तक उन्हें पहुंचकर लोगों को इंसाफ दिलाना है या किसी मामले की जांच करनी है। तो केपीएस गिल कहते हैं कि इसी स्टेशन वैगन टाइप गाड़ी में वे सवार हो गए और उन दोनों फरियादियों को भी अपने साथ कर लिया। पहुंच गए थाना में एसएचओ से मुलाकात हुई। एसएचओ से मैंने पूछा कि जो वारंट हैं उनके तामिला की क्या स्थिति है। तो एसएचओ ने बताया कि वारंट तामिल कराए जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि कहां कहां वारंट सर्व किया गया है। तो एसएचओ ने बताया कि 2 सिपाही हैं जो 2 दिनों तक कई गांव में वारंट सर्व करने को गए हैं और अभी अभी लौटे हैं। तो केपीएस गिल ने कहा कि उन दोनों सिपाहियों को मेरे सामने हाजिर कीजिए। दोनों सिपाही हाजिर किए गए। केपीएस गिल ने महसूस किया कि एक सिपाही जो है पिछले 25 साल से और दूसरा जो है 10 साल से। अब केपीएस गिल ने अपने लहजे से पूछताछ शुरू की। तो जो 25 साल पुराना था वो थोड़ा ऑनेस्ट था, मतलब वह डर गया तो सच बोलने लगा। लेकिन जो 10 साल पुराना था वह ढीठ था, वह सच नहीं बोल रहा था। केपीएस गिल ने कहा कि अब इनकी जमा तलाशी लो, इन दोनों सिपाहियों की। और केपीएस गिल यह देखकर दंग रह गए
कि जमा तलाशी में उन दोनों सिपाहियों के पास से वे 1200 रुपए नकदी जब्त किए गए जिसकी शिकायत उन दोनों लोगों ने की थी। और जानते हैं 1200 रुपए के नोट किस मूल्य के थे? 1 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट। बहुत कोई इस तरीके से मुड़ा हुआ, कोई इस तरीके से मुड़ा हुआ। केपीएस गिल ने उस रुपए को देखकर महसूस किया कि उन दोनों लोगों ने, उनके परिवार ने इस रुपए को किस तरीके से सहेजा होगा, किस तरीके से कमाया होगा, लेकिन इन पुलिस वालों ने जाकर वारंट दिखाकर लूट लिया है। तो केपीएस गिल का गुस्सा 7वें आसमान पर। पुलिस के जो लोग थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही थी। रुपए जब्त हो गए, रुपए मेज पर रखा गया। 1200 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का नोट, वह भी बहुत सा दिखता है उस जमाने में। आज भी यदि आप उस मूल्य के नोट रखेंगे तो बड़ी राशि मेज पर दिखाई पड़ेगी। तो केपीएस गिल कहते हैं कि जब रुपए की जब्ती हो गई तो मैंने उन दोनों युवकों को बुलाया और कहा कि ये रुपए आपके हैं, इसे आप ले लें। लेकिन वे दोनों डर गए मेरे इस रूप को देखकर, मेरे इस सख्त निर्णय को देखकर। उन्हें लगने लगा कि यदि रुपए हम ले लेते हैं तो ये थाना वाले जो हैं मुझे परेशान करेंगे और फिर किसी न किसी मुकदमा में फंसाकर हमें जेल भेज देंगे। केपीएस गिल याद करते हैं कि वे दोनों युवक रुपया लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें इस बात पर राजी किया कि ये रुपए आपके हैं और इन रुपयों को आपको ही लेना होगा। और उन दोनों के सामने हमने एसएचओ को कहा कि यदि इन दोनों युवकों को किसी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम आप लोग समझेंगे। यदि इनके खिलाफ कोई शिकायत आती भी है तो पहले मुझसे विमर्श कर लिया जाएगा। केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, इसके बाद जब हमने रुपए वापस करा दिए तो उन दोनों युवकों को अपनी गाड़ी से, उसी स्टेशन वैगन कार से जिसमें ये दोनों हमारी पूछताछ पूरी होने तक छुपकर बैठे हुए थे, उनके घर भिजवाया। और जब वे घर के लिए रवाना कर दिए गए तो हमने कहा कि ये दोनों पुलिस वाले जो लुटेरे हैं, जिन्होंने वारंट दिखाकर धन की उगाही की है, उन्हें सस्पेंशन की कार्रवाई तो छोड़िए, नजरबंद करने की कार्रवाई की जाती है। तो उन्हें 15 दिनों तक नजरबंद रखा गया। मतलब किसी से मिलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं। तो केपीएस गिल को याद है कि जब मैंने इतना सख्त कठोर निर्णय लिया तो इसके बाद पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। और इसके बाद तो आप यूं कह सकते हैं कि मेरे पास शिकायतों की बाढ़ आ गई। तब मुझे लगा कि थाना स्तर पर कितना भ्रष्टाचार है। लगातार शिकायतें मिल रही थी, चिट्ठियां मिल रही थी और लोग बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस ने उनसे धन उगाही की है, डरा कर, धमका कर। तो जब बड़े पैमाने पर शिकायतें मिलने लगी, चिट्ठियां आने लगी, तो हमने फैसला किया कि जो इंस्पेक्टर लेवल के पुलिस ऑफिसर हैं वे हर एक पत्र, हर एक शिकायत की जांच स्वयं करेंगे। केपीएस गिल याद करते हैं कि जांच हुई और बड़े पैमाने पर दोषी पुलिस प्राधिकारियों को सजा दिलाई गई। तो केपीएस गिल कहते हैं कि हमारा यह अनुभव, और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था और मेरी पहचान बनती जा रही थी कि ये एसपी जो है करप्शन पसंद नहीं करता है। ये एसपी है जो आम लोगों को राहत दिलाना चाहता है। केपीएस गिल ने, आपको हमने पिछले ही एपिसोड में सुनाया था कि केपीएस गिल यह मानते थे कि वह गांव ही सबसे ज्यादा सुखी गांव है, जहां न तो पुलिस जाती है और जहां न अपराधी पहुंचते हैं। तो केपीएस गिल का फार्मूला ये रहा और इसी फार्मूले के तहत वे अपने को बड़े कर रहे थे। पंजाब में आतंकवाद इतना बड़ा हो जाएगा वे तब नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार होगा, हालात इतने बिगड़ जाएंगे। उन्हें क्या पता था तब कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होंगी और फिर सिख आतंकवादी उनकी हत्या कर देंगे। तो केपीएस गिल की कहानी बहुत ही रोमांचक है। आप देखते रहिए हमारी सीरीज को
और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुना चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब बारात की तारीख, साल, स्थान का आपको पता है तो हमें जरूर बताइए। हम अपनी डायरी के पन्नों में तलाशेंगे और यदि कहानी डायरी के पन्नों में नहीं मिली तो हम अपनी रिसर्च टीम को कहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपने जो सलाह दी है, आपने जो मशवरा दिया है, आप जो सुनना चाहते हैं वह कहानी आपको हम जरूर सुनाएं। वक्त थोड़ा जरूर लगता है। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिख कर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक सार्वजनिक नहीं करते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं केपीएस गिल सीरीज की अगली कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।